अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग, उससे सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 उर्दू मीडियम वालों के लिए टॉपिक देखेंगे तवाज़ुन की शराइत के ज़रिए हिसाबी सवालात हल करना। हमने तवाज़ुन की शराइत पढ़ी थी दो इससे प्रीवियस लेक्चर में कि जो फोर्सेस का सम है वो हमारे पास कह लें ज़ीरो होना चाहिए, कि आपके पास अगर किसी के ऊपर जिस्म के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं तो ओवरऑल सारी फोर्सेस का मजमुई सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, कि अगर लग भी रही हैं वो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर रही हूँ। और दूसरा हमने ये बात की थी, वो फोर्सेस आप ओवरऑल बात कर लें या उसके एक्स वाई कंपोनेंट्स के फॉर्म में बात कर लें, सम ज़ीरो होना चाहिए। दूसरा हमने ये कहा था कि टॉर्क शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये जो दो हमने शराइत पढ़ी थी, इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट हिसाबी सवालात को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ मालूम करनी है तो किस तरह से मैं इसको मालूम कर सकती हूँ इन दो मसावात को इस्तेमाल करते हुए, इन दो शराइत को इस्तेमाल करते हुए। कहते हैं वो देखते हैं, हम मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। कुछ ये हमारे पास स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे और हम देखेंगे कि इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं शराइत की तवाज़ुन की शराइत इस्तेमाल करके हिसाबी सवालात हल करके जजा ज़ैल इक़दाम मदद करेंगे। ये कहते हैं ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे और हम कोई भी हिसाबी सवालात जो है उनको हल कर सकते हैं। कहते हैं सबसे पहले क्या है, हम इन अशिया का इंतखाब करेंगे जिन पर ये दो क्वेश्चन जो है, मतलब सम ऑफ फोर्सेज और सम ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ये लग सकते हो। मतलब जिसमें हम फोर्सेस मालूम कर सकते हो और हम टॉर्क मालूम कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग इन दोनों को मालूम कर सकते हो। फिर हम कहते हैं हम उस अशिया जिनके ऊपर फोर्सेस भी लग रही होंगी और टॉर्क्स भी लग रहे होंगे, हम लोग उसके ऊपर उनकी डायग्राम बनाएंगे जिससे हमें पता चल रहा होगा कि इस पर लगने वाली फोर्सेस किस किस डायरेक्शन में लग रही हैं। मतलब फोर्सेस को जाहिर करने वाली एक डायग्राम बनाएंगे। कहते हैं सिर्फ अशिया पर जाहिर करने वाली फोर्सेस को शामिल किया जाएगा, वो फोर्सेस जो अपने, ये यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, किसी जिस्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे उस जिस्म के ऊपर सिर्फ जो फोर्सेस लग रही होंगी, वो जिसम इर्द गिर्द कौन सी फोर्सेस लगा रहा होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ वो फोर्सेस देखेंगे जो उस जिस्म के ऊपर लग रही होगी। ठीक है, तो पहले तो हमने वो शय, कोई जिस्म जो है वो उसका इंतखाब करना है जिसके ऊपर ये दोनों क्वेश्चंस लगाए जा सके, मतलब जिसके ऊपर फोर्सेस या टॉर्क लग रहे हों। और दूसरा हमने ये देखना है कि अब अगर उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं तो उसको डायग्राम के जरिए जाहिर करें जो सिर्फ उस जिस्म के ऊपर लग रही हैं, या वो जिस्म किसी दूसरे के ऊपर लगा रहा है उसको कंसर्न नहीं करना, उसको नहीं देखना। पहले ये दो स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगला तीसरा स्टेप या कदम क्या है कि आप क्या करते हैं, जो फोर्सेस लग रही होती हैं आप सेट बनाओगे कि कौन सी फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस लग रही है और कौन सी अलोंग द वाई एक्सिस लग रही है। तो अलोंग द एक्स एक्सिस वाली फोर्सेस को अलहदा से हम उसका सम लेंगे, इसको जीरो के इक्वल लेंगे। अलोंग द वाई एक्सिस जो फोर्सेस होंगी उनका सम अलहदा से जीरो लेंगे। ये देखेंगे, मतलब अलहदा से हम पहले अलोंग द एक्स एक्सिस फोर्सेस को देखेंगे कौन सी लग रही है, उनका सम जीरो के इक्वल लेंगे, और जो वाई एक्सिस के अलोंग होंगी उनको अलहदा से सम को इक्वल टू जीरो लेंगे। इस तरह से उनको जा की सूरत में हल करना आसान होगा। इसके अलावा कहते हैं अगर कोई जिस्म जो है वो ना तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो ना कोई वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स हो, तो हम क्या करते हैं उसको उसके अमूदी अज्जा में तकसीम करेंगे। जैसे मैंने ये पिछले लेक्चर में आपको डायग्राम दिखाई भी थी कि अगर यहाँ पे ये तो अमूदी अज्जा में ये लॉन्ग दी एक्स एक्सिस फोर्स लग रही है, ये लॉन्ग दी वाई एक्सिस लग रही है, लेकिन यहाँ पे जो एक्ट रही है वो ना तो लॉन्ग दी एक्स एक्सिस लग रही है ना लॉन्ग दी वाई एक्सिस लग रही है। फिर हम क्या करेंगे, अगर कोई ऐसी फोर्स है जो किसी भी मतलब सिमत में नहीं है, ना एक्स में ना वाई में, बल्कि कुछ एंगल बना रही है, तो फिर हम उसको उसके अमूदी अज्जा में तकसीम करते हैं। जैसे हम कहेंगे इसका एक्स एक्सिस कौन सा है, इसका वाई एक्सिस का लॉन्ग क्या वैल्यू है, वो हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। अमूदी अज्जा में कैसे तकसीम करते हैं, हम उसके एंड से ना एक लाइन खींचते हैं, एक अमूद खींचते हैं। अमूद का मतलब होता है एक वर्टिकल लाइन, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रही होगी वो उसका एक्स कंपोनेंट होगी, और जहाँ पे वाई को कर रही होगी उसका वाई कंपोनेंट होगी। तो कहते हैं अगर ऐसी कोई फोर्स होगी आप क्या करेंगे, पहले उसको उसके अमूदी अज्जा में तकसीम करेंगे। फिर क्या करेंगे, आपने सेट बना लिया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सी लग रही थी, वाई के लॉन्ग कौन सी लग रही थी। अगर कोई मतलब फोर्सेस मतवाजी नहीं तो आपने उसके अमूदी अज्जा बना लिए, मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लिए। अगला स्टेप क्या करेंगे, आप फिर ये क्वेश्चंस लगाएंगे कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो। पहले वो सारी फोर्सेस जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रही होंगी उनका सम जीरो के इक्वल लेंगे, और फिर जो वाई के लॉन्ग लग रही होंगी उन सबका सम क्या लेंगे, इक्वल टू जीरो लेंगे। इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी, जो सेकंड इक्वेशन हमने पढ़ी थी ना, दूसरी शर्त पड़ी थी कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स शुड बी इक्वल टू जीरो, इसको इस्तेमाल करेंगे और जो भी चीज़ें हमें मालूम नहीं होंगी उसको हम हल कर लेंगे। तो बेसिकली ये चार सात स्टेप्स हैं जिन सात स्टेप्स को आप कह लेंगे यूज़ करेंगे किसी भी सवाल को यूजुअली न्यूमेरिकल्स को हल करते हुए।
सबसे पहले आपने चीज़ मुंतकिल करनी है, वो अशिया, वो जिस्म मुंतकिल करना है जिसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं। दूसरी बात, आपने उन फोर्सेस को डायग्राम के जरिए जाहिर करना है। तीसरी बात, आपने देखना है वो फोर्सेस एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सी लग रही है, वाई के लॉन्ग कौन सी लग रही है। अगर कोई मुतवाजी नहीं है तो उसको इसके अमूदी जामे तकसीम कर लें। पांचवी, आप ये वाली क्वेश्चंस लगाएंगे, पहली शर्त लगाएंगे और मतलब क्वेश्चन मसवाद की हालत में सॉल्व करेंगे कि जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस होंगे उन सबको जीरो को इक्वल लेंगे, लॉन्ग वाई एक्सिस सारी फोर्सेस को जीरो को इक्वल लेंगे, टॉप को इक्वल टू जीरो लेंगे। तो ये मैंने तो सारे स्टेप्स की बात कर दी कि हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, मतलब इसको तरतीब इस लिहाज से सॉल्व करेंगे। तो कहते हैं ये आइए हम ना एक मिसाल की मदद से देखते हैं कि किस तरह से हम इन 7 स्टेप्स को, 7 इकदाम को फॉलो करते हैं, मतलब इनको इस्तेमाल करते हैं। आप सबसे पहला क्या है, मैंने एक शय, एक जिस्म ले ली है जिसके ऊपर फोर्सेस लग रही थी, मैंने मुंतखब कर लिया। अब दूसरी बात, मैंने उस जिस्म के ऊपर फोर्सेस जाहिर कर दी। ये देखिए, ये फोर्स है, वेट फोर्स इसके नीचे की तरफ लग रही है, ये मैंने डायग्राम से जाहिर कर दिया। इसको मैंने धागे की मदद से नहीं, मेरे पास एग्जाम्पल ले लें, कोई एक मेरे पास पिक्चर है, कोई फोटो है जिसको मैंने धागे की मदद से ना यहाँ पे लटकाया हुआ है। एक धागे की मदद से यहाँ से लटकाया तो ये ऊपर की तरफ धागे की वजह से इसमें टेंशन आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी, और यहाँ पे दूसरे धागे की में भी टेंशन फोर्स आ जाएगी। तो 2 टेंशन फोर्स ऊपर है, लेकिन इस पिक्चर का वेट फोटो का नीचे की तरफ है। तो इसमें बेसिकली 3 फोर्सेस को मैंने शक्ल की मदद से जाहिर किया है। 2 फोर्सेस, टेंशन फोर्स जो धागे में हम ऊपर लग रही हैं, और ग्रेविटी मतलब इसकी वेट की फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है। दूसरा स्टेप भी मैंने फॉलो कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, मुझे ये पता चल रहा है कि ये 2 फोर्सेस जो हैं ये अलोंग दी वाई एक्सिस ऊपर लग रही हैं, और ये भी क्या है, वाई एक्सिस में। अलोंग दी एक्स एक्सिस कोई भी नहीं लग रही, तो ये मुझे पता चल गया। पांचवा स्टेप मैंने ये देखा है कि यहाँ पे कोई मुतवाज़ी, गैर मुतवाज़ी भी नहीं है कि जिसको अमूदी जामे तकसीम करना पड़े, क्योंकि ये तो सिंपल मुझे पता है ये वाई एक्सिस में है, ये भी वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, कि अगर कोई अलोंग वर्टिकल लाइन हमारे पास एक्ट कर रही हो तो हम कहते हैं वो वाई एक्सिस में। तो ये ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस में, और ये मेरे पास क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये वाई एक्सिस में लग रही है दोनों फोर्सेस। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस लगानी है। पहली शर्त लगानी है कि अलोंग द एक्स एक्सिस फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, फिर दूसरी लगानी है। पहले उसी चीज़ को देखते हैं। अब इस मिसाल की तरफ देखते हैं, वो क्या कह रहा है। कहते हैं 2 मुद्दी डोरियों की मदद से एक तस्वीर लटकाई गई है, कि एक तस्वीर है, एक फोटो है, जिसको आपने 2 धागों की मदद से, डोरियों की मदद से लटका दिया। अब इसका जो वजन है जिसकी वजह से इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगेगी वो इसका नीचे की तरफ है। डोरियों में ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स है, तो उसको हम T1 और T2 बोल देते हैं। याद रखिएगा, ये जो सेंटर इसका सपोज करें, ये मैंने सेंटर ये लिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो बता रहा है 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर है। बच्चे 20 सेंटीमीटर हो, उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हो, उसको 100 से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, सेंटी की वैल्यू का मतलब क्या होता है, उसको वैल्यू को 100 से डिवाइड करना। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, 0.2 मीटर आएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 0.2 मीटर। अगर मैं इसको लिख रही हूँ, मुझे यहाँ पे 1 सेकेंड, 0.2 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये देखा जाए इतना डिस्टेंस 0.2 मीटर है, इतना भी डिस्टेंस 0.2 मीटर है, तो टोटल 0.4 आ जाएगा। तो यही डाटा को वो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए लिख रहा है कि टेंशन T1 भी ऊपर है, T2 भी नीचे है। इसका टोटल वजन जो वेट है वो कितना है, 5 न्यूटन, वो नीचे की तरफ है। कहते हैं आप मालूम करके बताओ T1 और T2 को। हिसाबी सवाल आ गया है कि उसने मुझे सिचुएशन दे दी है और मुझे कह रहा है कि आप T1 भी मालूम करो और T2 भी मालूम करो। तो पहले तो मैं जो पहली शर्त है उसको लगाऊंगी कि अलोंग द एक्स एक्सिस फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। बच्चे इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स लग रही है, नहीं, 3 फोर्सेस लग रही है। ये भी ऊपर की तरफ है, मतलब वाई के अलोंग, ये भी वाई में, ये भी वाई में, तो एक्स में तो कोई लग ही नहीं रही, तो ये तो वैसे ही 0 है। ठीक है, इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब दूसरी कंडीशन है कि अलोंग द वाई एक्सिस फोर्सेस सम 0 होना चाहिए। बच्चे अब हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग फोर्सेस लग रही हैं, ये दोनों ऊपर की तरफ लग रही हैं, ये दोनों एक नीचे की तरफ लग रही है, तो 3 फोर्सेस लग रही हैं वाई में, लेकिन ये डिफरेंट है, मतलब 2 ऊपर की तरफ लग रही है, एक नीचे की तरफ। तो जो ऊपर लगने वाली फोर्सेस है बच्चे, हम उसको प्लस ले लेंगे, जो नीचे लगने वाली फोर्सेस है उनको वाई ले लेंगे। आप लोग क्वाड्रेंट पढ़ते हो ना, जिसमें आप लोग किस तरह से लेते हो कि ऊपर वाला क्वाड्रेंट जो होता है हमारे पास वो वाई पॉजिटिव होता है, और नीचे वाला हमारे पास कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, जो नीचे वाली फोर्स है उसको नेगेटिव ले लूंगी, और जो ऊपर वाली फोर्सेस है उसको मैं प्लस ले लूंगी, और उन सबको सम करके 0 के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0, तो टोटल ये फोर्सेस लग रही है। ये मैंने पहली शर्त लगा दी।
ठीक है, कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस के वाई के अलोंग जितनी फोर्सेस लग रही हैं सबका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वेट तो मुझे पता है ना, T1 पता है ना T2 पता है, तो मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकती। कहते हैं अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो वहां पे दूसरी कंडीशन भी लगा दो। मैंने दूसरी कंडीशन क्या लगाई है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स शुड बी इक्वल टू 0, मैं इस कंडीशन को लगाऊंगी। टॉर्क का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, टॉर्क का फार्मूला होता क्या है, टॉर्क का फार्मूला होता है हमारे पास टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, कि एक हम सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लेते हैं जहाँ तक फोर्स लग रही होती है, और फोर्स हम लेते हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमें टॉर्क दे रहा होता है। अब इस सारी पिक्चर में मुझे सपोज करना है कि मैं किस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन लूँ, मतलब मैं किस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन लूँ कि जिसके अराउंड मैं जो है जिस्म को मूव करवाना चाह रही हूँ। तो कहते हैं हम क्या कहते हैं, नुक्ता बी को एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लेते हैं। मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये वाला जो बी वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने सपोज कर लिया। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, आप ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला ले लिया। अब इस पॉइंट के गिर्द मैं देखूंगी मेरे पास टोटल टॉर्क कितना आ रहा है। आप लोगों ने टॉर्क पढ़ा हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज सेक्शन में जो टॉर्क होता है वो प्लस होता है, क्लॉकवाइज में मंफी होता है। ये हमने जब टॉर्क का टॉपिक पढ़ा था तब हमने ये साइन कन्वेंशंस पढ़े थे कि अगर कोई जो टॉर्क है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में है तो उसको मुस्बत लिया जाता है, अगर कोई क्लॉकवाइज में है तो उसको मंफी लिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अभी सिर्फ ये बात हो रही है कि सपोज करें मैंने ये वाला पॉइंट जो है वो मैंने ले लिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द हम इन सारी फोर्सेस का टॉर्क देखेंगे। पहली बात तो मैं कहती हूँ इस फोर्स की वजह से देखिए, मुझे इस फोर्स का, ये फोर्स यहाँ पे लग रही थी और सेंटर भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू है, डायरेक्ट फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही, आर की वैल्यू यहाँ पे फिर क्या है 0, तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, T2 की वजह से टॉर्क नहीं होगा। अब T1 का देखें, T1 फोर्स यहाँ पे लग रही है, सेंटर यहाँ पे आपने मानना हुआ है, तो ये डिस्टेंस है ना यहाँ पे पीछे, इसका डिस्टेंस ये वाला होगा। T1 है तो इसको आप R1 बोल दे। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, ये 0.2 मीटर था, ये भी 0.2, बच्चे सेंटीमीटर को मीटर में ले लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल ये डिस्टेंस कितना है 0.4, 0.4 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टेंशन फोर्स T1 के साथ। तो ये मेरे पास टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, ये ऊपर की तरफ है, सेंटर इधर है, तो इसको इस तरफ घुमा दें, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, मतलब ये मंफी लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। अब अगर ये देखें ये नीचे की तरफ है, ये डॉट किस तरफ, सेंटर इस तरफ लिया है, तो आपके पास इसकी वजह से टॉर्क कौन सा लगेगा, इसकी वजह से आपके पास लगेगा एंटी क्लॉकवाइज में, और इसको मुस्बत लेंगे। अब इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये आपने पॉइंट देखना है, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस जहाँ पे फोर्स लग रही है उसका डिस्टेंस इस सेंटर से देखना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 2 मीटर, 0.2 मीटर। तो टॉर्क यहाँ पे सिर्फ दो फोर्सेस की वजह से लग रहा है, T2 की वजह से नहीं लग रहा क्योंकि वो सेंटर के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रही है, डायरेक्ट उसी पॉइंट पे कर रही है, तो यहाँ पे R की वैल्यू 0 है, मोमेंट आर्म नहीं है। अब अगर T1 की वजह से देखें तो ये इसकी तरफ लेके आ रहा है, तो इसका डिस्टेंस मेरे पास टोटल 0.4 मीटर है और T1 ये है। अगर इसी तरह से हम इसकी वेट फोर्स की तरफ देखें, ये इसको इस डायरेक्शन में लेके आ रहा है, मतलब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में है और इसका डिस्टेंस हमारे पास कितना है 0.2 मीटर है। तो याद रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज को मुस्बत लेते हैं और क्लॉकवाइज को मंफी लेते हैं। वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि T1 की वजह से टॉर्क T1 होगा, T1 होगा, W की वजह से हमारे पास क्या होगा, T2 लेंगे। सपोज करें वेट फोर्स की वजह से जो मैं टॉर्क प्रोड्यूस करवा रही हूँ, इस वाले टॉर्क को मैं T2 बोल दूंगी, और T1 की वजह से मैं क्या बोल दूंगी, टेंशन फोर्स T1 की वजह से मैं उसको T1 बोल दूंगी, इसको T2 बोल दूंगी। और मैंने क्या कहा, एंटी क्लॉकवाइज मुस्बत होता है, तो ये देखिए उसने एंटी क्लॉकवाइज को मुस्बत लिया है, और जो क्लॉकवाइज ले रख के आ रहा था जिसको हम लोग को कह रहे हैं कि हमने रिप्रेजेंट करना था T1 से, उसको हम लोग मंफी ले रहे हैं क्योंकि ये क्या डायरेक्शन लेके आ रहा है, ये क्लॉकवाइज में आ रहा है। तो ये हमने साइन कन्वेंशंस पढ़ी थी, मतलब साइन का पढ़ा था कि जब भी टॉर्क क्लॉकवाइज होता है उसको मंफी लिया जाता है, जब भी एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको मुस्बत लिया जाता है। समझिए जिस पॉइंट के जो हमने लिया होता है ना, सपोज किया होता है सेंटर, उसके गिर्द घुमाना होता है, तो इसलिए इसको भी पकड़ के मैं इसके गिर्द घुमा रही हूँ, ऊपर वाले को भी इसके गिर्द घुमा रही हूँ, ये एक माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने वेट वाला जो टॉर्क था उसको मुस्बत ले लिया है, और टेंशन T1 की वजह से जो टॉर्क था उसको मंफी ले लिया है, और T2 का वो टॉर्क 0 कह रहा है, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है उसमें आर्क नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही लग रही है। अब इन टॉर्क्स का फार्मूला लगा दिया हुआ उसने, टॉर्क W
ये जो टॉप टू था ये वेट फोर्स की वजह से था, मतलब वेट फोर्स को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। डिस्टेंस कौन सा लिया है, यहाँ से ओ से बी तक का डिस्टेंस लिया है, ठीक है। रखिए याद नहीं तो कोई ना। सिमिलरली आपने T1 को डिस्टेंस 0.4 मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब वेट तो हमें पता था 5 न्यूटन है, तो ये आपको गिवन था डाटा में, ठीक है। ये देखिए ये डाटा में ना ऊपर आपको बताया हुआ है कि वेट कितना आपके पास 5 न्यूटन है। 5 न्यूटन भी पता है, इसका T1 का डिस्टेंस भी पता था, वो हमारे पास 4 था टोटल, ये डिस्टेंस भी पता था 0.2 था। तो ये सारी वैल्यूज़ डाल दी हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ डाल दी हैं। 0.2 डिस्टेंस भी वेट का पता था हमें सेंटर से, वेट का भी पता था, और T1 का हमें नहीं पता था, ये डिस्टेंस भी हमें पता था T1 फोर्स का, टेंशन का। अब ये जो वैल्यू ये माइनस में है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिएगा कि इस वाले को ओवरऑल इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी 0.4t। अब 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकल एक स्टेप हुआ, ठीक है। तो मतलब इसको पहले क्वेश्चन के दूसरी साइड पे इक्वल साइन के ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 0.4t1 आ जाएगा। लेकिन जब अब इसको लेके आएंगे इस साइड पे तो ये डिवीजन में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 न्यूटन आ जाएगा। आपके पास T1 सॉल्व हो गया। अब आपने T2 मालूम करना है, तो ये जो पहली आपने कंडीशन लगाई थी ना, यहाँ पे आप देखें T1 भी मालूम हो गया, वेट भी पता है आपको। अब यहाँ से T2 निकल सकता है। वेट की वैल्यू डाल दें 5 न्यूटन, T1 की 0.25 सॉरी 2.5, तो सबकी दोनों की वैल्यूज़ डालेंगे तो सिर्फ ये बच जाएगा। अब ये क्या है, 5 में से 2.5 निकालेंगे, -2.5 आ जाएगा। -2.5 इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जाएगा तो 2.5 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आपके पास एग्जांपल आपको क्लियर बता रही है कि आप उन 7 स्टेप्स को यूज़ करते हुए किस तरह से न्यूमेरिकल सवालात को हल कर सकते हैं। तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, और यहाँ पे आप दोनों क्वेश्चंस को, शराइत को इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को, टेंशन, फोर्स को, डिस्टेंस को मालूम करने के लिए। इससे रिलेटेड हमारे पास ना न्यूमेरिकल्स हैं, जब वो आप करेंगे तो मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये लॉन्ग, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स ही हैं, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ये जो हिसाबी सवालात को हल करने के लिए जो आपके पास किस तरह से हल कर सकते हैं, स्टेप्स किन किन को फॉलो करना है। लेकिन ये चैप्टर के अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि किन किन इकदाम को आप फॉलो करेंगे हिसाबी सवालात को हल करने के लिए। तो ये इसमें सारे इकदाम याद कर लीजिएगा। ये जो हमारे पास मिसाल है, ये अलहदा से बच्चे आपके पास न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछी जा सकती है, ठीक है। स्टिल इसमें कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।